नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज फतेहपुर की, जिसके साथ आप दूर दराज से जुड़े हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपका हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आशा करते हैं आप इसी प्रकार से जुड़े रहें ताकि हम आपके साथ भी बने रहेंगे। आज की कक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता सबसे पहले ध्यान रखें, बैराट सभ्यता राजस्थान में जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में है बैराट सभ्यता, जो किसी टाइम पर विराटनगर के नाम से ये कस्बा प्रसिद्ध था। वो ही विराटनगर जो किसी टाइम मत्स्य महाजनपद कहलाता था, उसी का भाग है ये बैराट सभ्यता। अब ये एक पुरातात्विक स्थल बन गया। इसकी खोज करने से प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिल गई। मानव इतिहास का बड़ा ही यहाँ पर भंडार मिला है, जानकारी मिली है। वो चीजें जहां से मिली तो बैराट सभ्यता प्रसिद्ध हो गई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, बैराट सभ्यता की खोजकर्ता, बैराट सभ्यता के खोजकर्ता। अब खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, मैं बार बार बता रहा हूं, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, लगभग सारी सभ्यताओं में ये नाम चलते हैं और नाम वही व्यक्ति, एक एक व्यक्तियों का दो दो तीन तीन सभ्यताओं में नाम आता है। कोई खोज करता है, कोई कहीं उत्खनन करता है, सब लड़के यही कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता और ये आपकी गणेश्वर सभ्यता, ये चार सभ्यताएं तो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब इसकी खोजकर्ता का नाम देखा जाए, देखो दयाराम, मैंने नाम लिखा है दयाराम साहनी, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी, हम साहनी की जगह आप नाम लिख लो कैनी, दयाराम कैनी, ऐसे याद रख लो। दयाराम कैनी याद रख लेंगे तो बैराट सभ्यता की जानकारी अपने को मिल जाएगी। अब दयाराम से तो है दयाराम साहनी, और कई से है कैलाश चंद्र दीक्षित, कैलाश चंद्र दीक्षित, और नी से नील रतन बनर्जी। अब अपने साथ में सारी जानकारी आ गई कि दयाराम साहनी इसका खोज करता था। दयाराम साहनी कौन था? खोज करता था, जिसने 1936 में और बैराट सभ्यता की खोज की। तत्पश्चात कैलाश चंद्र दीक्षित और ये नीलरतन बनर्जी, ये दोनों इसके उत्खनन करता थे। तो पहला पार्ट तो इस सभ्यता का वो ही है कि इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन था, इसकी उत्खननकर्ता इसके कौन थे। उत्खननकर्ता नीलरतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित नाम से दो व्यक्ति इसके उत्खननकर्ता हैं। अब आगे की बात ऐसा है कि यहां पर अपने को क्या मिला, कौन सी चीजों की जानकारी मिली। देखो, बैराट सभ्यता का बहुत बड़ा इतिहास है। बैराट सभ्यता को प्राचीन भारत की चित्रशाला कहा जाता है। प्राचीन भारत की चित्रशाला किसे कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को प्राचीन भारत की चित्रशाला कहा जाता है? बैराट सभ्यता। इसको प्राचीन भारत की चित्रशाला कहा जाता है। इसका मतलब बैराट सभ्यता से विशाल मात्रा में यहां से शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? शैल चित्र। वहां चट्टानों के ऊपर बहुत ज्यादा शैल चित्र मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह हुई, दयाराम साहनी ने तो 1936 में इसको और एक पुरातात्विक स्थल के रूप में उजागर किया था। लेकिन उनसे पहले की बात करें तो 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट, कौन आया? कैप्टन रॉबर्ट यहां घूमने के लिए आया बैराट सभ्यता में, और यहां पर उसको
बीजक नाम की डूंगरी है, बीजक डूंगरी। देखो बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी आया था कि बीजक की डूंगरी का संबंध कहां से है, तो बीजक की डूंगरी का संबंध बैराट सभ्यता से है। कैपिटल रॉबर्ट जब यहां घूमने आया तो बीजक, स्थानीय लोग वहां पर इस डूंगरी को बीजक ही कहते हैं, और बीजक पर उसको क्या मिला, अशोक महान का बहुत बड़ा शिलालेख मिला। जो मौर्य वंश का शासक अशोक महान था, उस अशोक का बहुत बड़ा शिलालेख मिला, जिस शिलालेख को कहते हैं भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख कहा जाता है, जो अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख है। यह भी एक भारतीय इतिहास में बहुत अच्छा प्रश्न है कि अशोक महान का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख ही एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो अशोक को मगध का राजा बताता है। अशोक को मगध का राजा कौन सी शिलालेख में बताया गया है, अशोक के भाब्रू शिलालेख में बताया गया है। जो भाब्रू शिलालेख बैराट सभ्यता से संबंधित है, जो बीजक की डूंगरी के ऊपर मिला था। कब मिला, 1837 में मिला। तत्पश्चात 1837 में भारत में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन के दरमियान ही और 1840 में इस शिलालेख को बीजक की डूंगरी से काट करके और इसको ले जाया गया कहां पर, कोलकाता में। कोलकाता में ले जाया गया। जो आज भी जो भाब्रू शिलालेख है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय जो कलकत्ता है उसके अंदर ये उपस्थित है, आज भी वहां देखने को मिलता है। अब कैप्टन रॉबर्ट वाला मैटर ये भी इनसे जुड़ा हुआ है। इसमें मौर्य वंश के शासक अशोक महान की विस्तृत जानकारी है, उसको भाब्रू शिलालेख में मगध का राजा बताया गया है। और बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों नाम कहां मिले, भाब्रू शिलालेख में मिले। अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का नाम भाब्रू शिलालेख में ही मिला है। ये अशोक महान के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अशोक महान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, गौतम बुद्ध के अवशेष मिले हैं। गौतम बुद्ध की यहाँ पे मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। तो गौतम बुद्ध की मथुरा शैली में मूर्ति कहां से मिली है, बैराट सभ्यता से। उसके अलावा यहाँ पर प्राचीन शैल चित्र भी मिले हैं, प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। ज्यादा करके ऐसा माना जाए तो बैराट सभ्यता बौद्ध संस्कृति स्थल है। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई शिक्षाएं और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक महान के इतिहास की जानकारी मिलती है कहां से, बैराट सभ्यता से। इसके बारे में जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग जो 639 ईस्वी में अपने भारत में सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ह्वेनसांग, जिसने अपना यात्रा वर्णन, अपना ग्रंथ सीयूकी जो ग्रंथ है उस सीयूकी में भी, और उसने बैराट सभ्यता का अर्थात बैराट का उसने वर्णन किया है। और ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ सीयूकी में बैराट सभ्यता को क्या नाम दिया है, पारयक्त। ये महत्वपूर्ण शब्द है, बैराट सभ्यता को क्या नाम दिया है, पारयक्त नाम से उसने बैराट सभ्यता का नाम दिया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ की लिपि है, यहाँ की शिलालेखों की, शैल चित्रों की जो लिपि है, उस लिपि को एक अलग नाम दिया गया है। वो लिपि आप ध्यान में रखना, उस लिपि का नाम है शंख लिपि। कौन सी लिपि है, शंख लिपि नामक उसका नाम दिया गया है। एक बार हम पुनः दोहराता हूं मैं, बैराट सभ्यता जयपुर जिले में है। देखो बैराट, बै से बैराट जोड़, बै से बैराट,
इसको विराटनगर भी कहते हैं। कैप्टन रॉबर्ट, राज से कैप्टन रॉबर्ट यहाँ घूमने के लिए आया। वैसे ही बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी भी इससे संबंधित ही है। उसके अलावा ये जयपुर जिले में है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इसके उत्खननकर्ता नीलरतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित थे। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी के किनारे और ये सभ्यता फली फूली थी। वैसे ही बाणगंगा नदी जुड़ रहा है इस प्रकार से अपने को, और वैसे ही बौद्ध संस्कृति जुड़ी हुई है। अब हर शब्द से कोई न कोई शब्द को जोड़ करके और हम बिल्कुल आसान और सरल तरीके से सारी चीजों को हम याद कर सकते हैं। यहाँ ह्वेनसांग ने कौन सी सभ्यता का वर्णन किया, ऐसा प्रश्न हो सकता है। ह्वेनसांग ने वैराट सभ्यता को क्या कहा, अपने ग्रंथ शिवयुगी में उसने पादयात्रा कहा है। और बौद्ध संस्कृति स्थल, भारत में बौद्ध संस्कृति स्थल बहुत से रहे, लेकिन राजस्थान में बौद्ध संस्कृति स्थल के रूप में वैराट सभ्यता प्रसिद्ध है। ऐसा कई बार राजस्थान में आरपीएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं अब तक कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले, वैराट सभ्यता से। यहाँ से ये जो बीजक की डूंगरी है, भीम डूंगरी है, ये डूंगरी वहां पे प्रसिद्ध है, भीम डूंगरी। देखो ये कहते हैं कि महाभारत काल में महाबली भीम ने और यहाँ पे अपने पैरों से लात मार करके पानी निकाला था, और वहां आज एक तालाब भी है, और उस डूंगरी के पास में, और उस डूंगरी के पास में तालाब भी है, और उसी डूंगरी का नाम है भीम डूंगरी। तो इस प्रकार से वैराट सभ्यता अच्छी, हमने छोटी छोटी सारी चीजों को हमने अध्ययन कर लिया है। ये इसके खोज करता है, ये उत्खनन करता है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि यहाँ एक बार जयपुर का शासक किताजी खंगारोत नामक जो था, उसने भी इसका उत्खनन करवाया था। तो एकमात्र सभ्यता ऐसी है जिसका उत्खनन किसी अपनी रियासत के शासकों के द्वारा भी उसका उत्खनन करवाया गया। और अब सारी छोटी मोटी चीजों को हम इस प्रकार से हम ठीक प्रकार से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे भी आप हमारे से जुड़े रहें, हम कक्षाओं के साथ यूं ही आपके साथ में बने रहेंगे। लेकिन आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम और ज्यादा आपसे प्रोत्साहित होंगे और आपके साथ बने रहेंगे। लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।